हम्म, तो नमस्कार दोस्तों। हम लोग कल के लेक्चर में क्या पढ़े थे? सेल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में, क्या सेल्स हैं। और आज हम लोग भी वही पढ़ेंगे कि सेल्स का ही एक टाइप पढ़ेंगे, लेकिन वो किस आधार पे होगा? उसके सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे होगा। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक जो है लेक्चर 2 है। आज हम लोग भी क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेल, नंबर के आधार पर, उसके मतलब कितने नंबर ऑफ सेल्स उसके अंदर, नंबर के आधार पर। ठीक है, एनओ डेट नंबर। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। आज के ये 2 टॉपिक हमको पढ़ना है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेल्स के 2 टाइप पढ़े थे। ठीक है, एक तो क्या होता है प्रोकैरियोटिक, और दूसरा क्या होता है यूकैरियोटिक। और ये किस आधार पे है? एक तो इसको हम बोल सकते हैं टाइम के आधार पे, एक पुराने टाइम का है और एक फिर डेवलप होकर न्यू टाइम हुआ। दूसरा और क्या कह सकते हैं, ये न्यूक्लियस के आधार पे है। एक में क्या है, न्यूक्लियस क्या है, वेल डेवलप है, इसमें वेल डेवलप नहीं है, इमेच्योर है, और इसमें वेल डेवलप है। तो इस आधार पे अब हम जो सेल का दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं, जो उसको डिफ्रेंशिएट करता है, वो कि किस बेसिस पे करते हैं, वो करते हैं उसके नंबर के बेसिस पे। और वो नंबर क्या होता है, मान लो सेल्स के नंबर्स के आधार पर, मतलब सेल्स, अगर सेल्स के नंबर के आधार पर सेल की संख्या कितनी है, उसके आधार पर 2 भाग में बांटा गया। पहला, अगर सेल की कोशिका सिर्फ एक हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर सेल। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, जिसमें एक ही सेल हो। एक सेल वाले जीव को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। यानी सेल किसके आधार पर बढ़ गया? नंबर के आधार पर, कि उसमें एक ही सेल होगा। ठीक है, और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो एक से ज़्यादा अगर सेल होगा, 2 या 2 से ज़्यादा, एक से ज़्यादा हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, तो वो क्या होगा? मल्टी सेलुलर। वो क्या होंगे? मल्टी सेलुलर। और जिन ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? मल्टी सेलुलर सेल्स होंगे। क्या वो क्या होंगे? मल्टी सेलुलर सेल होंगे। उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये बात करते हैं। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ना एक कोशीय जीव होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं एक कोशीय। एक कोशीय मतलब एक ही कोशिका होगी उसके अंदर। और मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर क्या हो गया? बहुकोशीय। बहुकोशीय जीव, बहुकोशीय कोशिका हो, यानी एक से ज़्यादा कोशिका हो गया तो वो बहुकोशिकीय हो गया। अब इससे सवाल क्या आता है? एग्जाम्पल से सवाल आता है। एग्जाम्पल से थोड़ा सवाल आता है, वो क्या आता है यहाँ पे देखते हैं। अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? सबसे पहले बैक्टीरिया, जो फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑर्गेनिज्म था बैक्टीरिया वो था। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी। ठीक है, बैक्टीरिया। ठीक है, इसी का एक और नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी का एक और क्या नाम है? ब्लू ग्रीन एल्गी। इतना समझ में आ गया? अब जो तीसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ जो होते हैं ना, एक फैमिली, एक तरह से फाइलम की तरह है। ठीक है, इसमें बहुत सारे इसमें बहुत सारे जीव आते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटोजुआ एक टाइप हो गया, एक फाइलम। जैसे बैक्टीरिया एक टाइप हो गया, है ना। बैक्टीरिया में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया आते हैं, है ना। बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप होते हैं। इसी तरह प्रोटोजुआ टाइप, उसमें एक अलग अलग तरह के जीव आते हैं। उसमें से पहला जीव क्या होगा? अमीबा। ठीक है, अमीबा जो होता है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी खासियत क्या होती है? अपने शेप को क्या कर देता है? बदल लेता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है, फिर कभी ऐसे हो जाएगा, है ना। अब भोजन, मान लो उसको भोजन करना, अगर भोजन यहाँ पे है तो इसको फिर क्या करेगा? चारों तरफ से घेरना शुरू कर देगा। इस भोजन को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देगा इस तरीके से, और इसका अपना अपना शेप इसके हिसाब से बदलेगा। और लास्ट में क्या करेगा? इसको पूरा घेर लेगा। लास्ट में क्या करेगा? पूरा ही घेर लेगा। इसको पूरा घेर लिया भोजन को। जैसे ही घेरेगा इसके अंदर आ गया, और ये भोजन घेर के अंदर कर लिया, अपने आप के अंदर कर लेगा, और इसको पचा के फिर भेज देगा बाहर। तो ये यूनिसेलुलर, एक ही कोशिका होती है, उस तरह से जीव है। इतना समझ में आ गया?
और इसी तरह से क्या बोलते हैं, जो और भी जीव होते हैं जैसे पैरामीशियम। एक और क्या होता है इसी प्रोटोजोआ का एक पार्ट क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम पैरामीशियम जो होता है पैर की तरह होता है, इसलिए उसको बोलते हैं पैरामीशियम। नाम क्या दिया, पैर की तरह स्ट्रक्चर होता है उसका, जो हम लोग इस तरीके से होगा पैर की तरह स्ट्रक्चर, इसलिए इसका क्या नाम हो जाता है, पैरामीशियम। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। फुट लाइक पैर की तरह मतलब कहने का मतलब जैसे पैर में क्या पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं ना, उस तरीके से चप्पल भी तो ऐसा ही होगा ना, तो पैर लाइक आप चप्पल लाइक कह सकते हैं। तो इसी को स्लीपर एनिमल भी बोलते हैं। पैरामीशियम को क्या बोलते हैं, स्लीपर एनिमल। स्लीपर यानी क्या होता है, चप्पल होता है, तो इसी को स्लीपर एनिमल भी बोलते हैं। एक और नाम क्या हो गया पैरामीशियम का, स्लीपर एनिमल। इतना समझ में आ गया। अब जो प्रोटोजोआ का अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, तो प्रोटोजोआ का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होता है, हम थोड़ा सा देखते हैं। प्रोटोजोआ का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, इम्पोर्टेंट सबसे प्रोटोजोआ में ही आता, वो क्या है, यूग्लिना। यूग्लिना, ठीक है। अमीबा है, पैरामीशियम है, फिर यूग्लिना है। यूग्लिना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, यानी पौधे और जो जीव है, जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके बीच के कनेक्टिव लिंक है। मतलब इसमें क्या क्या होगा, पौधे का भी गुण होगा और एनिमल का भी गुण होगा, यानी ये फोटोसिंथेसिस भी करता होगा और एनिमल की तरह बिहेव भी करता होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इस स्टेज पे आके जब सेल्स का डेवलप होना शुरू होगा, तो इस स्टेज पे आके ये यूग्लिना किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, एनिमल के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा। एनिमल के, अब समझ आती है, ये क्या होते हैं, एक कोशिका होते हैं। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम इस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से क्या होता है, मलेरिया होता है। इसी से क्या होता है, मलेरिया होता है। जो मलेरिया मच्छर काटने से कहते हैं ना, मच्छर काटे, तो जो मच्छर जब काटता है तो उसके जो इस तरह से स्टिंग होता है मच्छर के, इस तरीके से होता है ना, इस स्टिंग पे क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। और यही क्या करता है हमारे शरीर में, हाँ, डंक पे, जो जिससे वो खून चूसता है, शक्कर जिसको बोलते हैं। जैसे ये मच्छर हो गया, तो जब ये खून चूसता है तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। अब प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। उस प्लाज्मोडियम के कारण हम लोग को मलेरिया होता है। यानी ये मच्छर जो हुआ वो क्या हुआ, वेक्टर का काम हुआ। जैसे कोरोना वायरस की बात करें तो क्या होता है, कोरोना वायरस में इंसान वेक्टर है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है, लेकिन उसका जो असली बीमारी का जो जड़ है वो कौन है, कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस के कारण कोरोना हो रहा है। कोरोना जो बीमारी हो रहा है वो किसके कारण, कोरोना वायरस के कारण हो रहा है। उसी तरह मलेरिया जो हो रहा है वो प्लाज्मोडियम के कारण हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसको मच्छर वेक्टर के रूप में काम कर, मच्छर एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुँचा रहा है, हाँ, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। इतना समझ में आ गया, ये बिल्कुल। अच्छा, जो ये मलेरिया जो कोज करता है, हर मच्छर नहीं करता है, ठीक है। एक स्पेशल मच्छर करती है, वो फीमेल करती है, करता नहीं है, करती है। वो क्या नाम है, फीमेल मोराती मच्छर, क्या नाम है, एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज करके नाम है इसका, स्पेलिंग देख लेना, एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, एनाफिलीज करके नाम होगा, ठीक है, एनाफिलीज, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये इम्पोर्टेंट एरिया है। पहला इम्पोर्टेंट एरिया क्या था, यूग्लिना था। दूसरा क्या, प्लाज्मोडियम है। ये पूछ सकता है कि मलेरिया किससे होता है, उसमें बहुत सारा नाम दे दे, मच्छर का भी नाम दे दे, है ना। बोले कि ये मच्छर का नाम दे दे, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो का नाम दे दे, प्लाज्मोडियम भी दे दे, तो किस पे टिक मारना है, प्लाज्मोडियम पे मारना है कि मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के कारण, लेकिन वेक्टर का काम करती है मच्छर करती है, फीमेल वाली करती है। इतना समझ में। तो जो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा क्या, यूनिसेलुलर है, बस एक ही सेल होता है उनके अंदर, ठीक है। अब जो बात करते हैं बहुकोशिका में, तो इसमें बहुत सारे सेल होते हैं। अब हम लोग बहुकोशिका की अगर बात करें, मल्टी सेलुलर यानी एक से ज़्यादा सेल होंगे। अब जब एक से ज़्यादा सेल होंगे तो धीरे धीरे यूनिसेलुलर से कैसे डेवलप हो, सेल किस में डेवलप हो रहा होगा, मल्टी सेलुलर में धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा होगा, नए नए जीव आते जा रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या आया होगा, एल्गी आया। एल्गी क्या होता है, ये एल्गी जो होता है ना,
एक तरह से प्लांट ही हैं, ग्रीन होते हैं, हरे रंग के होते हैं। जैसे कहीं पानी जम जाता है, पानी वाले इलाके में, जैसे काई हम लोग कहते हैं, काई जम जाता है, काई जम जाता है, पानी जहाँ रहता है काई जम जाता है हरा हरा, वो क्या है, सारा एल्गी है। एल्गी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन एल्गी एक बहुत स्मॉल प्लांट हो गया, एक तरह से प्लांट है का मतलब वेल डेवलप नहीं है प्लांट। एक प्लांट में जो जो होना चाहिए, जैसे रूट होना चाहिए, लीफ होना चाहिए, तो वेल डेवलप नहीं है, लेकिन ये थोड़ा उस तरीके से बिहेव करता है एल्गी, फोटोसिंथेसिस भी करता है, ठीक है। तो ये एल्गी हुआ। उसके बाद क्या होता है, फंजाई। फंजाई भी क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और एल्गी भी मल्टी सेलुलर होता है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं, मल्टी सेलुलर के। तो फंजाई के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे ब्रेड खाते हो, ब्रेड को ऐसे ही छोड़ देते हो तो क्या उसके ऊपर फफूंदी लग जाता है, वो क्या है, फंजाई है, ठीक है, वो क्या है, फंजाई है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट और वेल डेवलप, उस इनसे भी वेल डेवलप कौन सा सेल है, प्लांट सेल, ठीक है। और प्लांट सेल से भी वेल डेवलप एनिमल सेल हो गया। मतलब ये सारे डेवलप सेल है, सारे डेवलप सेल है। यूकैरियोटिक है, ये सारे यूकैरियोटिक है। और अमीबा में जो हम लोग पढ़ रहे थे क्या था, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है, वो भी यूकैरियोटिक ही हैं। हाँ यूकैरियोटिक है, लेकिन एक ही सेल है, लेकिन उसमें बैक्टीरिया के कुछ पोर्शन, साइनो ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जो जिसको कहते हैं, वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। वो दो, उसमें से दो प्रोकैरियोटिक है, बाकी प्लाज्मोडियम क्या था, यूकैरियोटिक था, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है कि उसके टाइम के हिसाब से, उसके न्यूक्लियस के आधार पर, टाइम नहीं मतलब न्यूक्लियस के आधार पर, क्योंकि उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसलिए वो क्या यूकैरियोटिक में आ जाते हैं। लेकिन से अब हम सेल्स का और एक और तरह से डिवीजन करते हैं उसके नंबर के आधार पे। वो नंबर क्या हो सकता है, अगर एक कोशिका हो तो उसको यूनिसेलुलर, और एक से ज़्यादा कोशिका हो तो मल्टी सेलुलर। और जिस ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर का उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जिस सेल में मल्टी सेल होंगे उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। और इससे क्या होगा, अब इसको हम लोग एक एक चीज़ पढ़ेंगे ही कि क्या है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम क्या बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है आखिर में, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। हमने पहले ही बात किया कि लाइफ किसे कहेंगे, जो लिविंग है उसको क्या कहेंगे। कोई भी लिविंग है, एक नॉन लिविंग है जिसमें सेल नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग। जिसमें सेल होगा उसको क्या बोलेंगे, लिविंग। मतलब सेल होना चाहिए, लिविंग है तो उसमें सेल होना चाहिए, है ना। इसलिए वायरस को हम लोगों ने लिविंग में नहीं काउंट किया, क्योंकि उसके अंदर सेल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए वायरस को हम लोगों ने सेल में काउंट नहीं किया, क्योंकि उसमें सेल नहीं होता है। लेकिन लिविंग होने के लिए क्या कंडीशन है, सेल होना चाहिए। अब ये सेल डेड है या अभी भी लाइव करा है, मतलब ये डेड है या अभी भी क्या है, लाइव है। डेड, डेड, और ये अभी भी क्या है, लाइव है, क्या मतलब जिंदा है क्या, है ना। ये सेल अभी मर चुका है या जिंदा है, ये भी देखना है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा इसके मेटाबॉलिज्म से। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अगर इस सेल्स की बात करें तो बीच में क्या होता है, ये न्यूक्लियस हुआ और ये बाहर में ये हुआ, इस तरीके से। ये एक जनरल एनिमल सेल्स है, ठीक है। प्लांट सेल होगा तो एक और कवरिंग आ जाता है, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक और कवरिंग आ जाएगा इसके बाद में। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एक बेसिक सेल का आइडिया है। इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स तो नहीं होंगे एनिमल में, वैक्यूल्स होंगे, लाइसोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स होंगे, तो ये इस तरह के होंगे। तो इसको डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सेल का है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ही समझते हैं, मेटाबॉलिज्म का। अब इस सेल के अंदर कोई रिएक्शंस हो रहे हैं, कुछ सेल्स में रिएक्शंस हो रहे हैं, कुछ पच रहा है या ऑक्सीजन जा रहा है ना। कुछ इसमें डीएनए मॉलिक्यूल है, कुछ वो अपना कोपिंग कर रहा है, कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, यानी कुछ हमेशा कुछ ना कुछ बन रहा है या कुछ ना कुछ टूट रहा है। यानी क्या हो रहा है, कोई केमिकल्स रिएक्शन बराबर हो रहे हैं, है ना। इस सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, केमिकल्स रिएक्शन हो रहे हैं। और ये क्योंकि बायो है, एक लिविंग में हो रहे हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं बायो केमिकल्स रिएक्शन। यानी समझ में आ गया। इसी बायो केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अगर किसी सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिव है, मतलब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, यानी वो सेल क्या है, लाइव है। अगर ये प्रोसेस बंद हो जाए, इसका मतलब सेल क्या हो चुका है, डेड हो चुका है। इतना समझाए, यानी सेल वो मर चुका है, अब उसको हटा देना। जैसे घाव लग जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे घाव भरता है,
ऊपर वाला सेल मर जाता है तो वो क्या होता है, शरीर के साथ रहता है या वो फेंका जाता है शरीर, कुछ समय बाद वो पपड़ी बन के उतर जाता है। यानी सेल तो उसमें था लेकिन उसकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी क्या होती है, ख़त्म हो गया। यानी वो जैसे ही मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी खत्म हो तो सेल डेड हो गया। अब समझ में आ गया। तो ये बात करते हैं। तो इसी तरीके से मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी का और क्या नाम, अभी हम 2-3 नाम क्या देखें। पहला नाम तो ये देख लिए कि हाँ मेटाबॉलिज्म तो है, ठीक है। इसी का एक और क्या नाम बोल सकते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस। यानी शरीर में बायोकेमिकल्स जितने भी रिएक्शंस तो उसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं या बायोकेमिकल्स रिएक्शंस बोल सकते हैं। रिएक्शंस को REACTION लिख दिए, REACTION रिएक्शन। इतना समझ में आ गया। और इसका क्या नाम हो सकता है, वाइटल प्रोसेस। वाइटल प्रोसेस, तो ये टर्म याद रखना है। ये तीनों का मतलब क्या है, सेम ही है। इन तीनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म के भी टाइप होते हैं क्या, जो हमारे शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शन उसके भी टाइप होते हैं क्या, तो बिल्कुल होते हैं। और वो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। मेटाबॉलिज्म कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। मेटाबॉलिज्म 2 तरह के होते हैं। मेटाबॉलिज्म कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक तो होता है क्या होता है, और एक ये होता है। एक होता है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, और दूसरा क्या होता है, एनाबॉलिज्म। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब एनाबॉलिज्म में क्या होता है, देखो इस वाले मेटाबॉलिज्म में, एनाबॉलिज्म में क्या होगा, फॉर्मेशंस होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ नया चीज़ बनेगा, कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस हो सकता है या कुछ भी चीज़ होगा, इस प्रोसेस में कुछ बनेगा हमेशा। यानी बायोलॉजी में फॉर्मेशन के लिए अच्छा यूज सब क्या होता है, सिंथेसिस। फॉर्मेशन की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंथेसिस, बायोलॉजी के टर्म में, कि कुछ ना कुछ क्या होगा, नया चीज़ बनेगा, सिंथेसिस होगा। अब समझ में आ रहा है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा, कोई भी ना कोई चीज़ का ब्रेकडाउन होगा। यानी कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो क्या हुआ, टूट के स्मॉलर मॉलिक्यूल में हो गया, यानी तो टूट गया ना। कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल बनते बनते वो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गया, तो कुछ चीज़ का फॉर्मेशन हुआ। यानी कोई मॉलिक्यूल है उससे हमको कुछ एसिड बना, फिर एसिड से जैसे मान लो किसी चीज़ कोई बना, जैसे अमीनो एसिड बना, हम अमीनो एसिड बना, फिर अमीनो एसिड से क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। अब समझ में आ गया। यानी कुछ चीज़ बन रहा है शरीर में, जो चीज़ अगर अमीनो एसिड की ज़रूरत है, मान लो कुछ बेसिक अमीनो एसिड की ज़रूरत है तो उसको बना रहा है शरीर, तो जो इस तरह के प्रोसेस को करेगा, जो बनाने का प्रोसेस करेगा, उसको क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। उस मेटाबॉलिज्म को क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म। यानी कुछ जो बनने की प्रक्रिया अगर हो रही है, कोई प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। अगर किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। यानी कुछ नया नहीं बन रहा है, जो है उसको तोड़ के कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है इसका, फॉर एग्जांपल क्या है, अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे डाइजेशन, खाना हम लोग खाते हैं, खाना में क्या खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है ना, ये खाते हैं। प्रोटीन खाते हैं, और भी बहुत सारे खाते हैं। तो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को किस में डाइजेशन होने के बाद क्या किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है, और प्रोटीन को किस में तोड़ देता है, अमीनो एसिड में। और समझ में आ गया। तो यानी कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन कर दिया। इसमें क्या हो गया, कुछ ना कुछ सिंथेसिस होता है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या ले सकते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन। हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन, पोषण की ज़रूरत है, पोषक तत्व की ज़रूरत है। पोषक तत्व में क्या आ सकते हैं, अमीनो एसिड आ सकते हैं। अब कुछ नया अमीनो एसिड बनना है, वो कैसे बनाएंगे, वो बनता है स्मूथ, हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल में क्या आता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो राइबोसोम एक नाम का एक और ऑर्गेनल, राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स, उसके अंदर एक राइबोसोम्स होता है। ये इनके साथ मिलके, ठीक है, क्या बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इनके साथ मिलके ये क्या करता है, प्रोटीन का बनाता है। अगर जिस हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता है तो ये क्या करेगा, फट से जाएगा, राइबोसोम से जुड़ेगा और प्रोटीन का निर्माण करेगा। और समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो इस एक्टिविटी को क्या बोल रहे हैं, इस मेटाबॉलिज्म को क्या बोल रहे हैं, एनाबॉलिज्म। और इस मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म।
अब डाइजेशन के अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें, कैसे, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन में भी टूटता है, हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में भी टूटता है, और उसमें क्या फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। रेस्पिरेशन के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी का। और एटीपी क्या होता है, एक एटीपी होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेस्पिरेशन थ्रू करते हैं तो हम लोग का एटीपी का फॉर्मेशन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये बनता है। अब ये क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। जैसे मुझे बोलना है, चलना है, खाना है, कुछ भी करते हैं तो हम लोगों को क्या ऊर्जा चाहिए उस काम को करने के लिए, तो वो ऊर्जा किस फॉर्म में होता है, एटीपी के रूप में होता है। ठीक है, तो वो रेस्पिरेशन के थ्रू बनता है। और ये एटीपी को वहीं क्या बोलते हैं, एटीपी का एक और क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी, इतना समझ में आ गया होगा। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल, दोनों एक्टिविटी समझ में आ गया। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो कि अगर सेल में अगर कुछ मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हो रहा है, कुछ केमिकल्स रिएक्शंस, बायोकेमिकल्स रिएक्शंस हो रहे हैं, यानी वो सेल लिविंग में है, जिंदा है, और वो मेटाबॉलिज्म दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो एनाबॉलिज्म हो सकता है, एक कैटाबॉलिज्म, यानी कुछ बन सकता है या कुछ टूट सकता है, दो ही तरीके हो सकते हैं बनने के। तो जो बनता है उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, जो कटता है कैटाबॉलिज्म। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और हम लोग कल जो पढ़ेंगे उसमें अच्छे से दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे।